हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी लर्निंग हब। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 5 हिंदी की न्यू एनसीईआरटी वीणा का दूसरा पाठ, जिसका नाम है न्याय की कुर्सी। इस वाले वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बातचीत के लिए प्रश्न पहला है, आपका प्रिय खेल कौन सा है? आप उसे कैसे खेलते हैं? तो देखिए यहाँ इसका आंसर हो जाएगा यस। देखिए यहाँ इसका आंसर होगा, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। हम इसे मैदान में बल्ला और गेंद से खेलते हैं। इस खेल में दो टीम होती है, एक बल्लेबाजी करती है और दूसरी गेंदबाजी व फील्डिंग करती है। तो इस तरीके से ये प्रिय खेल हो जाएगा। यहाँ पर ये एक आंसर जनरल आंसर दिया है। यहाँ पर आप अपना आंसर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आपका प्रिय खेल फुटबॉल हो सकता है, टेबल टेनिस हो सकती है, इस तरीके से। और आप उसे कैसे खेलती है ये भी आपको यहाँ पर बताना है। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या आपने कभी किसी समस्या का समाधान किया है? समाधान यानी कि किसी समस्या को हल करना, उसका आंसर निकालना। आप अपना अनुभव साझा कीजिए। और अगर आपने किसी समस्या का समाधान किया है, उसको समस्या को हल किया है, तो आपको अपना अनुभव भी बताना है कि कैसे कैसे क्या किया। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। आपका उत्तर इससे अलग हो सकता है। तो यहाँ देखिए आंसर होगा, हाँ, एक बार मेरे स्कूल में दो दोस्तों में झगड़ा हो गया था। मैंने दोनों की बातें सुनी और समझाकर उन्हें फिर से दोस्त बना दिया। तो आप ये भी लिख सकते हैं और आपका अपना खुद का आंसर भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 3, यदि आप राजा के स्थान पर होते और आपको लड़के के बारे में पता चलता तो आप क्या करते? अगर आप राजा के स्थान पर होते, अपने आप को राजा के स्थान पर रखना है आपको, फिर सोचना, आपको फिर कल्पना करनी है कि लड़के के बारे में अगर आपको पता चलता तो आप उस स्थिति में आप क्या करते? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, मैं उस लड़के से मिलती या मिलता और उसकी बुद्धि की प्रशंसा करती और उसे न्याय करने के लिए प्रोत्साहित करती। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लड़के के अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होंगे जिनके कारण वह सिंहासन पर बैठ पा रहा था? जो लड़का सिंहासन पर बैठा था, तो उसके अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होंगे जिसके कारण वह सिंहासन पर बैठ पा रहा था? क्योंकि हर कोई इंसान या हर कोई मनुष्य सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। तो इसका आंसर होगा, उस लड़के के अंदर न्यायप्रियता। न्यायप्रियता यानी कि सबके साथ समान न्याय करना, कोई भी उसमें भेदभाव नहीं करना। बुद्धिमत्ता यानी कि बुद्धि में बहुत तेज होना, सही और गलत का फैसला करना। साहस और ईमानदारी जैसे गुण थे जिनके कारण वह सिंहासन पर बैठ पा रहा था। नेक्स्ट देखिए, तो ये हमारी हो गई क्वेश्चन आंसर। अब हम यहाँ पर बुक में ही करेंगे ये क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पार्ट सी, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के आगे तारे का चिन्ह स्टार बनाइए। एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। प्रश्न पहला है इसमें, राजा को लड़के द्वारा न्याय करने के विषय में कैसे पता चला? ऑप्शन के, लड़के द्वारा की गई शरारतों को सुनकर। ऑप्शन ख, लोगों द्वारा लड़के के न्याय की प्रशंसा सुनकर। ऑप्शन ग, लड़के द्वारा अपने न्याय की बुराई सुनकर। ऑप्शन घ, मंत्रियों द्वारा लड़के की बुद्धि की प्रशंसा सुनकर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा, लोगों द्वारा लड़के के न्याय की प्रशंसा सुनकर राजा को लड़के द्वारा न्याय करने के विषय में पता चला। और यहाँ पर आप स्टार बना देंगे इस तरीके से ऑप्शन घ के सामने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2,
राजा को सबसे अधिक आश्चर्य किस बात से हुआ? ऑप्शन क, बच्चे खेल खेल में न्याय कर रहे थे। ऑप्शन घ, लोग राजा के दरबार में नहीं आ रहे थे। ऑप्शन ग, सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था। ऑप्शन घ, स्वयं सिंहासन में ही कोई चमत्कारी शक्ति विद्यमान थी। तो सबसे अधिक आश्चर्य किस बात से हुआ राजा को? कि ऑप्शन ग, सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था, क्योंकि इससे पहले जो लड़का बैठता था वो दूसरा था, और जिस दिन राजा गया था देखने के लिए उस दिन दूसरा लड़का बैठा था। तो उस सिंहासन पर जो भी बैठता था वह सही न्याय करता था। तो यह देखकर राजा को सबसे अधिक आश्चर्य हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन ग के सामने स्टार लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लड़कों को यह खेल इतना अच्छा क्यों लगा कि वे प्रतिदिन इसे खेलने लगे? प्रतिदिन यानी कि रोजाना, डेली। ऑप्शन क, क्योंकि वे राजा जैसा बनने का आनंद ले रहे थे। ऑप्शन घ, क्योंकि यह अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था। ऑप्शन ग, क्योंकि उन्हें न्याय करने का अनुभव अच्छा लगा। ऑप्शन घ, क्योंकि इस खेल से वे नगर भर में प्रसिद्ध हो गए थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, क्योंकि यह अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था। जो लड़के थे उनको बहुत आनंद आ रहा था इस खेल में, इसलिए वो इसे प्रतिदिन खेलने लगे। तो इसके सामने आप स्टार बना देंगे इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजा ने उपवास यानी कि व्रत और प्रायश्चित क्यों किया? ऑप्शन क, ताकि वह सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सके। ऑप्शन ख, क्योंकि उसे अपने कर्मों पर पछतावा था। ऑप्शन ग, क्योंकि मूर्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। ऑप्शन घ, क्योंकि जनता ने उसे ऐसा करने को कहा था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन क, ताकि वह सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सके, इसलिए राजा ने क्या किए थे? उपवास किए था और प्रायश्चित किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन के सामने स्टार बना देंगे। नेक्स्ट देखिए, सोचिए और लिखिए। अब ये भी थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो इसके आंसर यहाँ पर अलग से बता रही हूँ मैं आपको। सोचिए और लिखिए के क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे लेकिन राजा नहीं बैठ पाया, ऐसा क्यों? यानी कि सभी जो लड़के थे वो तो सिंहासन पर बैठ रहे थे लेकिन राजा नहीं बैठ पाया, तो ऐसा क्यों हुआ? इसका आंसर होगा क्योंकि राजा के मन में अन्याय और पक्षपात था, इसलिए सिंहासन ने उसे स्वीकार नहीं किया। सिंहासन उसे ही स्वीकार कर रहा था जो सच्चे मन से सच्चे थे और न्याय प्रिय थे और पक्षपात नहीं कर रहे थे। इसलिए जो लड़के थे वो भोले भाले थे, उनके मन में कलुष नहीं था, जबकि राजा ऐसा नहीं था, इसलिए सिंहासन ने राजा को स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या राजा को प्रायश्चित करने के बाद सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए था? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। आपको बताना है कि राजा ने प्रायश्चित कर लिया और उसके बाद में क्या उसको सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए था? तो इसका आंसर होगा, आंसर देखिए इसका आंसर होगा नहीं। राजा को केवल प्रायश्चित करने के बाद सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि न्यायप्रिय और निष्पक्ष होना समय के साथ किए गए अच्छे कार्यों और व्यवहार से साबित होता है। केवल गलती मान लेने से किसी को तुरंत इतना बड़ा अधिकार नहीं मिल सकता। तो ये इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, तो आप याद करिएगा इसको अच्छे से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है,
दोनों किसानों ने अपनी झगड़े के निपटारे के लिए राजा के दरबार में जाने के बजाय लड़के के पास जाने का फैसला क्यों किया? जब दोनों किसानों में झगड़ा हो जाता है तो वो राजा के पास ना जाकर उस लड़के के पास जाते हैं अपना फैसला करवाने के लिए। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसका आंसर देखिए होगा, दोनों किसानों ने राजा के दरबार में जाने के बजाय लड़के के पास जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि लड़का ईमानदार, बुद्धिमान और निष्पक्ष निर्णय देगा और उसका फैसला सबके लिए न्यायपूर्ण होगा। तो ये इसका आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में क्यों उड़ गई? आपने देखा 4 मूर्तियां थी, उनमें से एक एक करके सारी मूर्तियां उड़ गई आसमान में, आकाश में, और चौथी मूर्ति अपने साथ में सिंहासन को ले उड़ी। तो इसका आंसर होगा, चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ इसलिए आकाश में उड़ गई क्योंकि राजा में न्याय, सच्चाई, निष्पक्षता की कमी थी। मूर्ति केवल ऐसे शासक को स्वीकार करती थी जो इन गुणों पर खरा उतरे, और जब राजा इन पर खरा नहीं उतरा तो वह सिंहासन सहित आसमान में उड़ गई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस कहानी को एक नया शीर्षक दीजिए। जो कहानी है न्याय की कुर्सी, इसको एक नया शीर्षक देना है, नया नाम देना है इस कहानी को, और बताइए कि आपने यह शीर्षक क्यों चुना, उसका कारण भी आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, नया शीर्षक है न्याय की असली पहचान। इसके अलावा भी आप अपना कोई नया शीर्षक दे सकते हैं, और इसका कारण होगा, मैंने यह शीर्षक इसलिए चुना क्योंकि कहानी में सिंहासन और मूर्तियों के माध्यम से यह दिखाया गया है कि असली शासक वही है जो निष्पक्ष और न्यायप्रिय हो। यह शीर्षक कहानी के मुख्य संदेश को भी स्पष्ट रूप से बताता है, इसलिए मैंने यही शीर्षक चुना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना। आपको अनुमान लगाना है, गैस करना है और कल्पना करनी है। इसका देखिए क्वेश्चन पहला हो जाएगा, क्वेश्चन फर्स्ट, कहानी में सिंहासन की मूर्तियां उड़कर किसी और जगह चली जाती हैं, वे कहाँ जाती होंगी और वहाँ क्या करती होंगी? इसका आंसर हो जाएगा, वे किसी ऐसे स्थान पर जाती होंगी जहाँ सच्चे और न्यायप्रिय शासक हो। वहाँ वे उनकी परीक्षा लेकर उन्हें आशीर्वाद देती होंगी। किन्हें? यहाँ किन की बात हो रही है, किन की परीक्षा? जो सच्चे और ईमानदार शासक है, राजा है, उनकी, और फिर उनको आशीर्वाद देती होंगी क्योंकि वो दैवीय शक्ति वाली मूर्तियां थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि इस कहानी के अंत में राजा सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो क्या होता? इसका आंसर होगा, यदि राजा अंत में सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो वह जनता का विश्वास जीत लेता और उसका शासन न्यायपूर्ण और निष्पक्ष माना जाता, जैसे राजा विक्रमादित्य का माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, भाषा की बात। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो न हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। ऊपर दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखिए, आपको इसका अर्थ समझने में कुछ कठिनाई हो रही है न? अब इसी वाक्यों को एक बार फिर से पढ़िए। देखिए यहाँ पर उसी लाइन को दोबारा लिखा गया है, तो
तो आपको वापस से पढ़ना है उसी लाइन को। यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो न हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। अब दोनों में सेम लाइन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इन जो विराम चिन्ह है इनका। ठीक है, आगे देखिए। अब आपको इन वाक्यों का अर्थ और भाव ठीक ठीक समझ में आ रहा होगा। इसका कारण है कुछ विशेष चिन्ह, जैसे इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा, उद्धरण चिन्ह, ये हो गया फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, और ये हो गया विस्मयादि बोधक। इस प्रकार के चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों से पता चलता है कि लिखे हुए वाक्यों में कहाँ ठहराव है और उनका क्या भाव है। अब नीचे दिए गए वाक्यों में उचित स्थानों पर विराम चिन्ह लगाइए। क, चौथी मूर्ति ने कहा ठहरो। जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे वो भोले भाले थे, उनके मन में कलुष नहीं था। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। अब यहाँ आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर विराम चिन्ह लगाने हैं इन वाक्यों में। तो देखिए, चौथी मूर्ति ने कहा, कहा के बाद में ये यहाँ पर कॉमा, फिर ठहरो, यहाँ से इन्वर्टेड कोमा शुरू, ठहरो, पूर्ण विराम। जो लड़के सिंहासन पर बैठते थे, कोमा, वे भोले भाले थे, फुल स्टॉप लगेगा यहाँ पर। उनके मन में कलुष नहीं था, कलुष नहीं था यानी कि कपट नहीं था, यहाँ पर भी पूर्ण विराम लगेगा। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, यहाँ पर ये पूर्ण विराम और ये इन्वर्टेड कोमा बंद। इस तरीके से ये जो विराम चिन्ह वो लगेंगे यहाँ पर। दूसरा है, राजा बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसने मन ही मन कहा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ। मैं राजा हूँ और मुझसे ज्यादा बलवान, धनवान, बुद्धिमान भला और कौन होगा। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हूँ। अब इसमें कोमा लगाएंगे वापस से, विराम चिन्ह लगाएंगे वापस से। देखिए, राजा बड़ी देर तक सोचता रहा, रहा के बाद में ये यहाँ पर पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। फिर उसने मन ही मन कहा, कोमा, अगर एक लड़का इस पर बैठ, अगर यहाँ से इन्वर्टेड कोमा शुरू हो जाएगा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो, है के बाद में कोमा, तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मैं राजा हूँ, पूर्ण विराम, मुझसे ज्यादा धनवान, कोमा, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क अगेन, मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हूँ, और यहाँ पर ये पूर्ण विराम, इन्वर्टेड कोमा बंद। जब इन्वर्टेड कोमा कब लगता है, देखिए क वाली लाइन में भी लगाया, यहाँ पर ख वाली लाइन में लगाया है। जब किसी के द्वारा कोई बात कही जाए और वो एज इट इज लिखी जाए तो इन्वर्टेड कोमा लगता है। अब यहाँ पर देखिए, ठहरो से ये शुरू हो गया है। ठहरो, जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे वो भोले भाले थे, उनके मन में कलुष नहीं था। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो सिंहासन पर बैठ सकते हो। यहाँ तक ये पूरी लाइन को इन्वर्टेड कोमा में बंद किया है।
यानी कि ये बात मूर्ति ने कही है, मूर्ति की बात जो मूर्ति ने कही है वो एज इट इज यहाँ पर लिखी है। तो सेम टू सेम एज इट इज जब कोई बात लिखी जाए, किसी के द्वारा कही जाए और वो यहाँ पर लिखी जाए तो वो इन्वर्टेड कोमा में लिखी जाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तीसरी मूर्ति भी उड़ गई। इस वाक्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? ये जो वाक्य है यहाँ पर, तीसरी मूर्ति भी उड़ गई, इस वाक्य में आपको संज्ञा शब्द छांटना है। तो संज्ञा शब्द हो जाएगा इसमें मूर्ति। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर ये मूर्ति एक वस्तु है यहाँ पर, इसलिए ये संज्ञा शब्द हो गया। ख, कौन सा शब्द इस संज्ञा शब्द के गुण या विशेषता को बता रहा है? तो यहाँ पर है ये तीसरी जो शब्द आया है, ये मूर्ति की विशेषता को बता रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इनमें विशेषण शब्द पहचानकर उनके नीचे रेखा खींचिए। क, एक दिन लड़कों का एक झुंड वहां खेल रहा था। तो इसका आंसर आपको दिया हुआ है, एक के नीचे भी अंडरलाइन कर रखी है और यहाँ भी एक के नीचे अंडरलाइन कर रखी है। तो विशेषण आपको छांटना है इसमें। तो दिन के कौन सा था? 1 2 3 इस तरीके से। तो एक दिन की बात है, तो इसलिए यहाँ पर एक के नीचे अंडरलाइन है। फिर है झुंड भी एक ही था, तो ये भी झुंड, ये भी यहाँ पर विशेषण है। तो इसमें 2 विशेषण आए हैं। दूसरा देख लेते हैं। ख, उज्जैन की प्राचीन ये विशेषण हो गया यहाँ पर। और ऐतिहासिक, नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। तो मैदान कैसा था? लंबा चौड़ा। ये मैदान की विशेषता है। नगरी की विशेषता क्या है? वो प्राचीन थी और ऐतिहासिक थी। तो यहाँ पर ये इसके विशेषण हो जाएंगे इस लाइन में। ग, इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। तो इतनी छोटी उम्र का विशेषण क्या हो जाएगा? इतनी छोटी और इतनी बुद्धि कितनी है? इतनी बुद्धि इतनी दोनों में क्या हो जाएगा यहाँ पर? विशेषण। घ देखिए, राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं बहुत ही सुंदर सिंहासन था। तो सिंहासन का जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा? सुंदर। बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। तो भीड़ का विशेषण हो जाएगा अच्छी खासी। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आप में। क्वेश्चन 4 है, आप में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे आप कहानी के सिंहासन पर बैठ सके? लिखिए। यानी कि एक राजा में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर विशेषताएं बतानी है हमें। तो कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए एक राजा में? सबसे पहले वो ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार। और इसी के साथ में दयालु होना चाहिए। और क्या हो जाएगा? साथ ही साथ न्यायप्रिय भी होना चाहिए और सत्यवादी होना चाहिए, सदा सच बोलने वाला। इसके बाद वो क्या होना चाहिए? बुद्धिमान भी होना चाहिए और दूसरों की या प्रजा की मदद करने वाला होना चाहिए, दूसरों की मदद करने वाला या अपनी प्रजा की मदद करने वाला। और साफ दिल वाला होना चाहिए, उसके मन में कलुष नहीं होना चाहिए, साफ दिल वाला, छल कपट नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से यह आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, पाठ से आगे इसका प्रश्न पहला है, कहानी में गांव वाले न्याय करवाने या झगड़े सुलझाने बच्चों के पास जाया करते थे। आप अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए किन किन के पास जाते हैं? आप उन्हीं के पास क्यों जाते हैं? तो इसका आंसर होगा,
कहानी में गांव वाले बच्चों के पास इसलिए जाते थे क्योंकि वे बच्चे न्यायप्रिय, ईमानदार और बुद्धिमान थे। मैं अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने माता पिता, शिक्षक या समझदार जो बड़े हैं, अपने से बड़े हैं, उनके पास ही जाती हूँ क्योंकि वे निष्पक्ष निर्णय लेते हैं और सही सलाह देते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके साथ अन्याय किया हो? आपने उस स्थिति का सामना कैसे किया? कोई घटना आपके साथ कभी ऐसी हुई हो तो वो आपको यहाँ पर बतानी है। आंसर होगा इसका हाँ, कभी कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने मेरे साथ अन्याय किया। उस समय मैंने धैर्य रखा, बड़ों को बताया, अपने से जो बड़े हैं उनको, और उनकी मदद से समस्या का समाधान किया, समस्या को हल किया। मैंने कोशिश की कि गुस्से में कोई गलत काम ना करूं और सही तरीके से न्याय मिल सके। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। आपने जो कहानी पढ़ी वह हमारे देश की सैकड़ों वर्ष पुरानी एक पुस्तक पर आधारित है। उस पुस्तक का नाम है सिंहासन बत्तीसी। इस पुस्तक में राजा भोज को भूमि में गड़ा राजा विक्रमादित्य का सिंहासन मिलता है, जिसमें 32 मूर्तियां जड़ी होती हैं। प्रत्येक मूर्ति राजा भोज को राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती है। इस पुस्तक की प्रत्येक कहानी बहुत रोचक है, यानी बहुत अच्छी है। आगे देखिए, पुस्तकालय में से यह पुस्तक खोजकर पढ़िए और अपनी मनपसंद कहानी कक्षा में सुनाइए। तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी है, आपको अपनी पुस्तकालय में जाना है, ये पुस्तक खोजनी है आपको और इसमें से अपनी जो मनपसंद कहानी है वो पढ़नी है और फिर उसको सिंपली कक्षा में सुनाना है। नेक्स्ट देखिए, सिंहासन बत्तीसी की तरह भारत में अनेक पारंपरिक कहानियां प्रचलित हैं, जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं आदि। इन्हें भी पुस्तकालय से ढूंढकर पढ़िए। सिंहासन बत्तीसी की तरह जो ये यहाँ पर कहानियों के नाम दिए गए यहाँ पर, वो भी आपको ढूंढकर पुस्तकालय से पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, पता लगाकर कीजिए। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए। सिंहासन क्या है? अब यहाँ पर देखिए, सिंहासन एक विशेष प्रकार की भव्य यानी कि बहुत बड़ी, विशाल। तो भव्य का मतलब है यहाँ पर विशाल, या भव्य का मतलब है यहाँ पर विशाल या बड़ी। भव्य कुर्सी हुआ करती थी जिस पर राजा महाराजा बैठा करते थे। आज भी हम बैठने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, इनका वर्णन कीजिए और यह भी लिखिए कि अपनी भाषा में, आपकी भाषा में इन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये कुछ दिए गए हैं आपको, इनको आपको वस्तु दी गई है, उसका वर्णन दिया गया है यहाँ पर, कुछ हमें लिखना भी है यहाँ पर वर्णन, और आपकी भाषा में उसको क्या नाम दिया गया है ये भी यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए, पहली वस्तु है यहाँ पर नाम दिया गया है, क्या है? चटाई। यह घास, बांस या प्लास्टिक से बनी होती है, इसे भूमि पर बिछाकर बैठा जाता है। आपकी भाषा में क्या नाम कहते हैं? तो इसे चटाई ही कहते हैं। अगर आपको और कोई नाम पता हो तो वो अपनी भाषा में वो यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरी वस्तु, देखिए दूसरी वस्तु है यहाँ पर दरी। दरी क्या होती है? यह मोटे कपड़े या सूती धागों से बनी होती है। यह उत्सवों और सामाजिक कार्यक्रमों में उपयोग की जाती है। तो दरी को क्या कहते हैं? आपकी भाषा में दरी ही कहते हैं। अगर आपको और कोई नाम पता हो तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर ये देखिए, यहाँ पर ये जो चित्र बना हुआ है इसको कहते हैं मूड़ा। तो यहाँ पर लिखिए इसका वर्णन में, मूड़ा किसका बना होता है? यह किस का बना होता है? बांस या फिर सरकंडे
यह है बांस, सरकंडे या प्लास्टिक। या प्लास्टिक से बना जो उसकी सिरकियाँ हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ स्टिक, ये उनसे बना होता है और इसे बैठने के उपयोग में लिया जाता है, बैठने में उपयोग किया जाता है। तो आपकी भाषा में इसको क्या कहेंगे? तो इसको मूढ़ा ही कहते हैं। नेक्स्ट है, अब ये देखिए यहाँ पर ये है चारपाई। ये तो लगभग सबके घरों में पाई जाती है। चारपाई क्या होती है, इसके वर्णन में लिखेंगे, यह लकड़ी का जो फ्रेम होता है, फ्रेम, ये जो चारों तरफ ये जो लगे रहते हैं इसके, ये फ्रेम है यहाँ पर, और ये चार पाए हैं इसके। तो जो लकड़ी का जो फ्रेम है, फ्रेम पर रस्सियों को बुनकर बनाई जाती है और इस पर लेट भी सकते हैं और बैठ भी सकते हैं। लेटने, सोने और बैठने के ये काम आती है, बैठने के काम आती है। तो इसको अदर नाम क्या है इसका? इसको खाट भी बोलते हैं और चारपाई तो बोलते ही हैं। तो ये इसके अदर नाम हो जाएंगे यहाँ पर। फिर है ये देखिए, ये इस तरीके से इसको बोलते हैं पीढ़ा। तो इसका क्या काम होता है, इसका वर्णन करेंगे। यह लकड़ी का या फिर प्लास्टिक का भी होता है, का बना नीचा आसन होता है। आसन यानी कि जिस पर बैठते हैं वो चीज़ आसन होता है। जो कि बैठने के काम में आता है, तो जिस पर बैठा जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा? इसको आपकी भाषा में क्या कहेंगे? यहाँ पर पीढ़ाई कहेंगे। फिर है ये देखिए इस तरीके से, ये होती है टाट पट्टी। टाट पट्टी तो ये किसकी बनी होती है? यह है मोटे सूती कपड़े से बनी होती है। जिसे जमीन पर बिछाकर बैठा जाता है। टाट पट्टी को क्या कहेंगे? टाट पट्टी ही यहाँ पर कहेंगे। यस, ये इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बूझो तो जाने। आज हम आपके लिए लाए हैं भारत की अलग अलग भाषाओं की विभिन्न पहेलियाँ। अलग अलग लैंग्वेज में है, ये अलग अलग भाषाओं में है। हो सकता है इनमें से कुछ को पढ़कर आपको लगे, अरे ये पहेली तो मेरे घर पर भी पूछी जाती है। तो आइए पूछते हैं ये रोचक पहेलियाँ। गोंड पहेली देखिए, गोंड पहेली यानी कि गोंड भाषा में लिखी हुई जो पहेली है वो। न तो खाए न तो पीवे है, संगमा रेंगत है। इसका अर्थ है न खाती है न पीती है, संग संग चलती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? परछाई या फिर हमारी जो छाया है वो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। निमाड़ी पहेली यानी कि निमाड़ी भाषा की जो पहेली है वो है यहाँ पर, हरो माथणो लाल पेट, रस पी लेव भर भर पेट। इसका अर्थ है हरे मटके का लाल पेट और रस पी लो भर भर पेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तरबूज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तरबूज। नेक्स्ट देखिए,
अब है मालवी पहेली, मालवी भाषा में जो लिखी हुई पहेली है वो। एक जानवर ऐसो जी की दुम पे पैसो, अर्थात एक जानवर ऐसा है जिसकी दुम पर पैसा है। तो कौन है वो जानवर? हम सब जानते हैं कौन है, मोर। बुंदेली भाषा में लिखी हुई पहेली, एक लकड़ी की ऐसी कहानी, उमे लुको है मीठो पानी, अर्थात एक लकड़ी ऐसी है, उसकी कहानी ऐसी है जिसमें छिपा है मीठा पानी। तो क्या हो जाएगा? गन्ना, जो ईख रहती है वह। बघेली भाषा की पहेली देखिए यहाँ पर, एक दिया सबतर उजियारा, अर्थात एक दीपक से चारों ओर उजियारा हो जाता है। तो वो एक दीपक कौन है? सूर्य है, हमारा सूरज है। नेक्स्ट है मेरा न्याय। अपनी कक्षा से किन्हीं दो ऐसी समस्याओं को चुनिए जिन पर न्याय किया जाना है। ये आपके लिए है, ये एक्टिविटी आपको अपनी क्लास से ऐसी दो समस्याएं लेनी है जिन पर न्याय किया जाना है। फिर कक्षा, आपकी जो कक्षा है वो दो समूह में डिवाइड हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। दोनों समूह एक समस्या लेकर उस पर विचार करेंगे। तत्पश्चात दोनों समूह एक एक कर नाटक मंचन के द्वारा समस्या को सुलझाएंगे और दर्शक समूह प्रतिपुष्टि प्रदान करेंगे। ये एक्टिविटी आपको क्लास में करनी है, आपकी टीचर आपको करवाएंगे यहाँ पर। तो प्रतिपुष्टि के बिंदु दिए गए हैं, प्रस्तुतिकरण, इसके अंक है यहाँ पर 1 2 3 4 5 में से कितने यहाँ पर गिवन हैं, जो भी है यहाँ पर दिए जाएंगे। पात्र संवाद के भी यहाँ पर मार्किंग की जाएगी। फिर है समस्या का समाधान, उसके भी यहाँ पर मार्किंग की जाएगी। पात्रों का आत्मविश्वास। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एक्टिविटी हो जाएगी। तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था, इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।